जी। तो एक्सटर्नल इकोनॉमी ऑफ स्केल हमारे पास आगे आ गया। कल हमने इंटरनल इकोनॉमी ऑफ स्केल पढ़ा था, और इसमें जो वर्ड एक्सटर्नल है ये क्यों है? क्योंकि जो भी कॉस्ट एडवांटेजेस हैं, दे आर नॉट लिमिटेड टू वन सिंगल फर्म। वो किसी फर्म का इंटरनल मैटर नहीं है। वो कॉस्ट एडवांटेजेस आर अवेलेबल टू एवरीबॉडी इन द इंडस्ट्री। दे आर एक्सपीरियंस्ड बाय एवरीबॉडी इन द इंडस्ट्री। और वो क्यों? बिकॉज इंडस्ट्री गेट्स बिग। अच्छा, फर्म बड़ा होना और इंडस्ट्री बड़ा होना, इन दोनों में फर्क क्या है? बताओ जरा। सिर्फ फर्म सिर्फ एक पूरी इंडस्ट्री में सिर्फ एक फर्म है, लेकिन इंडस्ट्री बड़ी हो रही है, मतलब जो इंडस्ट्री में जो सारी फर्म्स है वो बड़ी हो रही हैं। सारी फर्म बड़ी हो रही हैं। अच्छा, अब ये आपने ये बात याद रखना है कि अगर फर्म बड़ी हो रही है ना, तो उसको हम इंडस्ट्री बड़ा होना नहीं कहते। वो तो एक फर्म बड़ी हो रही है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती हैं। और सारी फर्म्स कैसे बड़ी हो सकती हैं? सारी तो नहीं बड़ी हो जाती ना। तो होता ही है, इंडस्ट्री बड़े होने का मतलब है नाउ देयर आर मोर कॉम्पिटिटर्स, सिमिलर टाइप्स ऑफ फर्म जो है, दे आर एंटरिंग दैट इंडस्ट्री। तो आप अगर जैसे गाड़ियों को ले लें, तो हम कहते हैं गाड़ी की इंडस्ट्री एक्सपैंड कर गई। गाड़ियों की फर्म्स नहीं एक्सपैंड की। जो इंडिविजुअल कार मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस हैं वो एक्सपैंड नहीं किए। वो तो चल ही रहे हैं, लेकिन अब और ब्रांड्स कार मार्केट में आ गए। तो इसको बोलते हैं कि इंडस्ट्री एक्सपैंड कर रही है। तो इससे फायदा सारी फर्म्स को हो जाता है, छोटी बड़ी जितनी भी हैं। लेकिन इंटरनल में सिर्फ उस फर्म को फायदा होता है जो फर्म लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर रही है, और वो उसी को कॉस्ट एडवांटेज मिलेगा जो लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर रही है। एक्सटर्नल इकोनॉमी स्केल में कोई फर्म बड़ी है या छोटी है, इट डज नॉट मैटर। इंडस्ट्री चूंकि बड़ी हो रही है, इसलिए वो सबको फायदा देगी। मैं एक एग्जांपल आपको चले छोटी सी एक देता हूँ कि ना, एक रोड, एक फर्ज किया कि एक सर्टन रूट है, और उस पे रोड जो है ना वो बहुत ही रफ है, और कारपेटेड रोड नहीं है, बहुत ही बम्पी रोड है। पीपल डू नॉट लाइक टू ट्रेवल थ्रू दैट रोड। तो अब वहां जो एक दुकान है खुली हुई है, उसको तो फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि उधर अ, दुकान तो किराए तो कम है, लेकिन वहां लोग भी कम गुजरते हैं। तो सेल भी ज्यादा नहीं हो रही, प्रॉफिट भी नहीं हो रहा। अच्छा, हुआ क्या कि वहां पर देखते ही देखते और शॉप्स भी खुलना शुरू हो गई। नाउ दे आर लोकेटेड, वो क्या कहते हैं, नियर रोड या रोड साइड पे। और अब क्या हुआ कि ट्रैफिक जो है ना वो इंक्रीज हो गया, बिकॉज पीपल ऑलवेज like to visit those places where they find lot of choices, so that they can find the best item for themselves to satisfy their needs and wants in the best possible way. तो जब ज्यादा खुल गई, ट्रैफिक वहां बढ़ना शुरू हो गया, और ऑफ कोर्स उससे फिर अमाउंट ऑफ पोल्यूशन बढ़ रहा है। ट्रैफिक की कंजेशन भी ज्यादा हो जाएगी ऑफ कोर्स, जब रोड्स नहीं अच्छी बनी हुई, स्लो है, बम्पी है। तो फिर गवर्नमेंट वुड टेक एन एक्शन कि यार ये अब चूंकि यहाँ ज्यादा फ्लो हो गया ट्रैफिक का, क्योंकि शॉप्स ज्यादा खुल गई हैं, तो हम रोड बना देते हैं। तो कारपेटेड रोड बन गई, जैसे ट्रैफिक का फ्लो बढ़ गया, और अब ज्यादा, पहले से भी ज्यादा लोग वहां से गुजर रहे हैं। अच्छा, अब उससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि वो शॉप्स जिनको डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे जो भी आइटम चाहिए होती थी, विच दे सेल थ्रू देयर शॉप्स, अब वो आसानी से ट्रांसपोर्ट भी आ रही है। पहले ट्रांसपोर्ट आती नहीं थी, या लेट आती थी, या चीजें जो है ना वो नॉर्मली डैमेज भी हो जाती थी कई दफा, क्योंकि वो रोड इस तरह की थी। तो अब वो ये सारा कुछ बच गया। अच्छा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी ज्यादा लगती थी, क्योंकि आपको स्लो एंड स्टडी आना पड़ता है, जिससे पेट्रोल की कॉस्ट ज्यादा पड़ती थी। अब वो स्मूथ रोड है, जल्दी पहुंच रहे हैं, पेट्रोल कम लग रहा है, टाइम भी कम लग रहा है, और चीजें डैमेज भी नहीं हो रही हैं। तो इससे ओवरऑल क्या किसी एक फर्म की कॉस्ट, एक शॉप की कॉस्ट कम हो रही है? बताओ। नो सर। तो ये एग्जांपल एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल की है। अब हो सकता है उसमें कोई शॉप बड़ी भी हो सकता है कोई छोटी भी हो, लेकिन ये फायदा सबको हो रहा है, सबकी एवरेज कॉस्ट कम होगी। अब समझ आ गई आपको? यस सर। अच्छा, आगे, एक्सेस टू स्किल्ड वर्कर्स। हम अब शुरू करते हैं जरा। तो
अब एक्सेस टू स्किल्ड वर्कर्स यहाँ पर किस तरह आता है, जब इंडस्ट्री एक्सपैंड करती है, नाउ देयर आर मोर फर्म्स ऑपरेटिंग इन दैट इंडस्ट्री, तो उस तरह के वर्कर्स हु हैव a suitable skill to work in that industry, वो भी वहीं करीबी लोकेट करना शुरू कर देते हैं। दे लाइक टू लिव नियर बाय, क्योंकि उन्हें पता है कि वहां पे लॉट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं उस एरिया में, क्योंकि एक फर्म से जॉब नहीं मिलेगी तो दूसरे से मिल जाएगी, दूसरे से नहीं मिलेगी तो तीसरे से मिलेगी। तो वो स्किल्ड वर्कर जो सूटेबल हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन द इंडस्ट्री, वो वर्कर आपको आसानी से अवेलेबल होंगे। यू डू नॉट हैव टू हायर देम फ्रॉम अनदर सिटी और अनदर कंट्री, क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो ऑफ कोर्स आपको उनको कॉम्पिटिशन भी देनी पड़ेगी, फिर सैलरी इंसेंटिव भी देना पड़ेगा, सैलरी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो वो काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ेंगे। इस केस में जब वर्कर खुद ही उस एरिया में आ गए हैं, क्योंकि दे नो दैट लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो है ना वो अवेलेबल हैं, तो वो आपको वर्कर्स जो कि करीब ही रह रहे हैं, तो ना आपको उनको अकोमोडेशन देनी है और ना ही वो आपको ज्यादा कॉस्टली पड़ेंगे, क्योंकि वो आपके घर के करीब हैं। तो उनको अगर वेज थोड़ी कम भी मिल रही है तो कहेंगे ठीक है यार, ट्रांसपोर्ट भी तो नहीं है ना इतनी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो ये फायदा होगा स्किल्ड वर्कर से। अच्छा, अम, एक मिनट। ओके, तो एक्सेस टू स्किल्ड वर्कर्स इस तरह से आपकी आपकी चूंकि एक्सेस इजी हो जाएगी टू स्किल्ड वर्कर्स, तो आपको कॉस्टली भी नहीं पड़ेंगे एवरेज कॉस्ट, लेकिन ये सारी फर्म्स की एवरेज कॉस्ट कम होगी। एवरीबॉडी कैन हायर सूटेबल वर्कर्स इजीली एंड एट अ लोअर कॉस्ट। फिर एंसिलरी फर्म्स, ये क्या होती है? ये होती है वो फर्म्स, स्मॉल फर्म्स दैट सपोर्ट लार्ज फर्म्स। मतलब कि अगर लेट्स से, जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल दी हुई है कि कार मैन्युफैक्चरिंग बहुत सी फर्म्स हैं, तो कार मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स स्पेयर पार्ट्स नहीं बनाती गाड़ियों के, वो गाड़ियां असेंबल करती हैं, तो वो कहती हैं स्पेयर पार्ट छोटे मोटे हम किसी और फर्म को देते हैं बनाने के लिए। तो वो फर्म्स, जब एक इंडस्ट्री बड़ी हो जाती है तो ये छोटी फर्म भी करीब ही लोकेट करती है, और उन्हें पता है कि यहाँ से कोई ना कोई ऑर्डर उनको आ जाएगा स्पेयर पार्ट बनाने का ही सही। तो आपके लिए आसानी हो जाती है कि वो एंसिलरी फर्म्स आपका जो काम है वो कर देती हैं, और शायद दे माइट बी मोर एफिशिएंट देन द लार्जर बिजनेस, क्योंकि उन्होंने सिर्फ वही काम करना है और रेपिटेटिव काम होगा दैट इज द स्पेयर पार्ट्स का। तो वो एंसिलरी फर्म जो होती हैं उनसे हेल्प मिल जाती है लार्जर फर्म्स को टू रिड्यूस देयर एवरेज कॉस्ट। तो ये अब और भी एग्जांपल होती है, जैसे कि कंपनीज हैं जो जूते बनाती हैं, अगर बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं जूते बनाने वाली, तो वो क्या कह सकते हैं कि अच्छा सोल ऑफ द शू जो है ना वो हम एंसिलरी फर्म से ले लेंगे, वो बनाएंगे, और बाकी जूता हम फिर बाद में उसको कंप्लीट कर लेंगे, फिनिश शेप में ले आएंगे। तो अगेन शायद वो सोल ज्यादा अच्छा बनाती हैं, या वो उनकी कॉस्ट कम है, या वो बिजनेस को हेल्प करती हैं एक ऑर्डर या टाइमली डिमांड को पूरा करने में। तो एंसिलरी फर्म्स आपकी एवरेज कॉस्ट को कम कर पाती हैं, उसकी वजह क्योंकि एंसिलरी फर्म जो हैं वो आपके एरिया के करीब ही लोकेट करती हैं। अगर इंडस्ट्री छोटी होगी तो वो एंसिलरी फर्म आपके बिजनेस के करीब नहीं होंगी, वो कहीं दूर होंगी। तो अगर आपको जब चीजें तैयार करके देंगी तो वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी इसमें साथ शामिल होगी। आप चूंकि इंडस्ट्री बड़ी हो गई है, तो वही बात जो मैंने वर्कर्स की बताई है कि दे कैन गेट ए कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम वन और द अदर फर्म, एक से नहीं मिलेगा तो दूसरे से मिल जाएगा, दूसरे से नहीं तो तीसरे से, क्योंकि इंडस्ट्री लार्ज हो गई है। तो उससे आपको एंसिलरी फर्म्स को ऑर्डर देना और उनसे चीजें लेना ये महंगा नहीं पड़ता, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बीच में से ऑलमोस्ट निकल जाती है, ये बहुत मिनिमाइज हो जाती है। ठीक है, वगैरह समझ आ रही है ना? यस सर। फिर ज्वाइंट मार्केटिंग बेनिफिट्स ये भी हो सकता है कि बाद का फर्म जो है ना वो इंडस्ट्री स्पैंड कर गई है, तो सारी फर्म ये फैसला करती हैं कि लेट्स हैव आपके लिए कंबाइंड एक्टिविटी या कंबाइंड कैंपेन। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि फर्म्स कहती हैं कि अच्छा एक कंबाइंड कैंपेन चलाते हैं टू गिव अवेयरनेस टू द पीपल अबाउट मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स। अब वो जो फर्म है सारी वो प्रोडक्ट्स तो बनाती हैं और सारे मिल्क बेस्ड हैं, तो मिल्क बेस्ड कैंपेन चलाने से अवेयरनेस बढ़ेगी दैट पीपल मस्ट buy such items which are healthy,
तो अब जब कैंपेन चलाएंगे तो उसमें सारे शेयर कर लेंगे, बजाय कि एक फर्म वो एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाए। ऑफ कोर्स वो एडवर्टाइजिंग किसी ब्रांड के बारे में नहीं हो सकती, क्योंकि सारी फर्म शामिल है, वो प्रोडक्ट के बारे में होगी। क्या जो मैंने बताया, मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स। तो अब सब सारी बनाते हैं अगर मिल्क बेस्ड, तो एक तो एडवर्टाइजिंग कैंपेन की जो कॉस्ट है वो शेयर हो जाएगी, और लोगों में अवेयरनेस आएगी, तो उनकी सेल में भी इजाफा होगा। तो कॉस्ट उनकी मार्केटिंग की कम हो जाएगी, क्योंकि वो शेयर की होगी उन्होंने। तो ये तभी होता है जब फर्म्स जो है ना वो एक ही जगह पे बहुत ज्यादा आ गई हैं, और वो कहते हैं चलिए जी हम इकट्ठे फायदा उठाते हैं इस चीज से। क्योंकि जब हम एक ही जगह लोकेट कर रहे हैं, तो कस्टमर ने इधर आना है, जब इधर आना है तो वो किसी से भी बाय कर लेगा, तो हम सबका ही फायदा हो जाएगा इसमें। कोई ना कोई कस्टमर तो हमसे भी लेगा। तो इसीलिए दे ज्वाइन हैंड्स फॉर द मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट रादर देन द ब्रांड। ब्रांड को तो ऑफ कोर्स नहीं करेंगे, तो इससे भी आपकी मार्केटिंग की कॉस्ट कम हो जाती है। फिर इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, ये मैंने आपको एग्जांपल पहले ही दी थी। जो मैंने आपको शॉप वाली एग्जांपल दी थी वो यहाँ फिट होती है, तो मुझे देने की जरूरत नहीं। ठीक है ना। When industry gets big and firms are located in the same area, the government also makes effort to improve infrastructure of the area, जैसे रोड वगैरह, where lots of people come, for example better roads, rail network। और उससे हो क्या रहा है, मैं आगे लिख रहा हूँ, आगे जो यहाँ नहीं लिखा हुआ तो ऐड कर देते हैं। That helps to reduce transport, ये एक मिनट, helps क्या, that helps to reduce transport cost and the cost of goods getting damaged. Yeah, reduce transport cost and the cost of goods getting damaged, and the leading to lower average cost। क्योंकि असल चीज तो यही है ना जो हमने बतानी है, क्योंकि सारी इकोनॉमी स्केल में है ना मस्ट रिजल्ट इनटू लोअर एवरेज कॉस्ट। अगर नहीं होती तो फिर वो इकोनॉमी स्केल किस बात की। ठीक है जी, ये भी हो गया। फिर हम आते हैं डिस इकोनॉमी स्केल। वैसे डिस इकोनॉमी स्केल भी इंटरनल और एक्सटर्नल होती है, उसी तरह जैसे इंटरनल इकोनॉमी होती हैं और एक्सटर्नल इकोनॉमी होती है। लेकिन ओ लेवल में हम सिर्फ इंटरनल डिस इकोनॉमी स्केल ही पढ़ेंगे। तो हम खाली डिस इकोनॉमी स्केल आपको नजर आ रहा है, लेकिन ये इंटरनल ही है। मैं एक्सटर्नल की एक एग्जांपल आपको जरूर दे दूंगा। अच्छा, इंटरनल वही के वो कॉस्ट डिसएडवांटेजेस which are experienced by those firms which operate on a large scale। तो अब ये सारी फर्म्स को डिसएडवांटेज नहीं हो रहा, सिर्फ उस फर्म को हो रहा है इंडस्ट्री में जो कि लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर रही है। और वो क्या नुकसान हो रहा है, ऑफ कोर्स कॉस्ट बढ़ रही है, एवरेज कॉस्ट। कि लार्ज फर्म है तो उनके लिए इंफॉर्मेशन पास ऑन करना टू एम्प्लॉइज, if there are hundreds of employees, तो वो इतना आसान नहीं होता। the chances of miscommunication increases to a greater extent। और या मैसेज लेट पहुंच रहा है या वर्कर्स जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे, तो उससे वर्कर्स देयर आर चांसेस दैट दे मेक ए मिस्टेक, और उससे फिर आपकी एवरेज कॉस्ट जो है वो बढ़ सकती है। ये एक फर्म की बात है। फिर लो मोराइल। अब होता ये है कि जब एक फर्म लार्ज होती है ना, तो उसमें ये होता है कि मैनेजर्स कैन नॉट क्लोजली इंटरेक्ट विद द वर्कर्स, and workers start feeling that they are not that important for the organization। या उनकी जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं वर्कर्स की, दे आर नॉट बीइंग सॉर्टेड आउट बिकॉज अ मैनेजर डज नॉट नो द वर्कर्स पर्सनली। पहले कम वर्कर अगर होते थे तो मैनेजर के लिए आसान था, नोइंग द वर्कर पर्सनली, हैविंग अ चिट चैट विद देम, उनसे मीटिंग कर रहे हैं, ऑफ एंड ऑन मुलाकात भी हो रही है, तो दे एग्जैक्टली नो कि वर्कर्स को क्या इश्यूज आ रहे हैं, और ऑफ एंड ऑन वो वर्कर्स को अप्रिशिएट भी करता था फॉर द गुड जॉब डन बाय देम। लेकिन अब क्या होगा कि बड़ा हो गया, उनके पास टाइम नहीं है कि वो इतने वर्कर्स को इंडिविजुअली मीट करें। तो फिर जारी बात है, फिर मीटिंग्स कम हो गई, इंटरेक्शन कम हो गया। तो एक तो अप्रिसिएशन भी राइट टाइम पर हर वर्कर को नहीं दी जा रही, जिससे वर्कर डीमोटिवेट हुआ है, और उससे फिर वो काम पे फोकस नहीं करेगा, और ऑफ कोर्स फिर प्रोडक्टिविटी वर्कर की कम हो सकती है, जिससे एवरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो लो मोराइल और डिससेटिस्फेक्शन आ सकती है। फिर वर्कर की कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं सॉल्व हो रही,
वो टॉप पे नहीं जा पा रही क्योंकि लेवल्स इतने ज्यादा हैं, बिजनेस इतना बड़े स्केल पे चला गया है। तो जब उनकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती तो तब भी मोरल डाउन हो सकता है, डिससेटिस्फेक्शन आ सकती है, जिससे एवरेज कॉस्ट जो है ना वो बढ़ सकती है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ जो लास्ट लाइन है, इट कैन लीड टू लो मोरल एंड डिससेटिस्फेक्शन अमंग वर्कर्स रिजल्टिंग इनटू, यहाँ पर लिखा लोअर प्रोडक्टिविटी, क्योंकि वो अब अपना अपना 100% नहीं दे पा रहे, लोअर प्रोडक्टिविटी एंड हायर एवरेज कॉस्ट, ऐसे कर लेते हैं। तो वैसे मैंने यहाँ पर इंडिविजुअल प्रॉब्लम वर्कर की लिखी है, जो मैंने बताया वो भी पॉसिबल है कि वर्कर्स को अप्रिसिएशन नहीं दी जा रही। may never reach द टॉप लेवल मैनेजमेंट, और आगे मैं यहाँ ऐड कर सकता हूँ मोर ओवर, यहाँ पे मोर ओवर वर्कर्स आर नॉट appreciated for their वर्क एट द राइट टाइम, या डिले हो जाता है या कर ही नहीं पाते एट द राइट टाइम। तो उससे फिर गैप बढ़ गया बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजर्स। उन्हें लगता है कि मैनेजर्स अपने सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट को देख रहे हैं, दे डू नॉट केयर अबाउट अस। तो उससे फिर ऑफ कोर्स मोरल और डिससेटिस्फेक्शन आ जाता है। फॉर देयर गुड वर्क मैंने नहीं लिखा, गुड वर्क एट द राइट टाइम। ठीक है, ये भी समझ आ गई। फिर मैनेजमेंट डिसइकोनॉमीज आ जाती हैं इसमें कि वर्कर से मैनेजर से वर्कर ही नहीं हैंडल हो रहे, इतने ज्यादा हो गए, और वो जब नहीं मैनेज हैंडल हो रहे तो फिर ऑफकोर्स यहाँ पर भी प्रॉब्लम आएगी, वर्कर डिमोटिवेट होगा। अब इन दोनों में फर्क क्या है, लो मोरल में और मैनेजमेंट डिसइकोनॉमी में? पता है, गैप यहाँ भी बढ़ रहा है। फर्क यह है कि लो मोरल में आप वर्कर्स के साथ क्लोज इंटरेक्शन नहीं रख रहे, उनको अप्रिसिएशन नहीं दे रहे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे। मैनेजमेंट डिसइकोनॉमी का मतलब है कि यू आर नॉट यूजिंग वर्कर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे, रिसोर्स की जो एलोकेशन है वो बेस्ट पॉसिबल वे में नहीं हो रही, रिसोर्स उस पर्पज के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, इंक्लूडिंग वर्कर्स, जिसके लिए वो मोस्ट सूटेबल है, क्योंकि बिजनेस का साइज बड़ा हो गया है और उस तरह से मैनेजमेंट नहीं हो पा रही। ठीक है जी। तो इसको हम देखा, इट इज डिफिकल्ट टू मैनेज लार्ज फर्म्स एज दे हैव लॉट्स ऑफ ब्रांचेस एंड लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजर्स में डिसएग्री रिजल्टिंग इन स्लो डिसीजन मेकिंग। वो तो चलो समझ आ रही है। गैप बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट में इंक्रीज व्हिच कैन मेक वर्कर्स डीमोटिवेटेड एज देयर प्रॉब्लम मे नॉट बी एड्रेस्ड बाय द मैनेजमेंट। ये हम यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये रिपीट हो जाएगी बात, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूंगा जो मैंने आपको बताया। क्या कि जो गैप बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट में इंक्रीज, तो वहां रीजन लिखना है हमने। क्या क्या बताया मैंने आपको, रीजन फर्क क्या थे ऊपर Workers, से? जी workers are not being utilized in the best possible जी manner. जी जी, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम इसको हटा ही देते हैं, आप भी चेंज कर लो उसे। ये तो hence, अच्छा, मैनेजर may disagree resulting in slow decision making, hence resources might not be used in the best possible way। ठीक है, तो एज रिजल्ट, so it may, आगे आ गया, ठीक है, आगे सही है, it may result in lower productivity and higher average cost। ठीक है, अब हमारी बात ये समझ सही हो गई, ये डिफरेंट हो गई है ऊपर वाले से। अच्छा, फिर हाई स्टोरेज कॉस्ट है, ये भी जब एक बिजनेस बड़ा होता है तो उसको इन्वेंट्री भी रखनी पड़ती है ना, बल्क में बाय करना है तो बल्क में स्टॉक भी पड़ा हुआ है, और फिर वो उसके लिए ज्यादा आपको बड़ी स्पेस चाहिए, वेयर हाउस चाहिए, तो वो आपको रेंट भी पड़ता है, और रेंट आपकी एवरेज कॉस्ट को बढ़ाता है, क्योंकि रेंट आपको पे करना ही करना है, बिके या ना बिके। तो हायर जो ओवरहेड्स होती है, फिक्स कॉस्ट होती है, इट इज अ बर्डन, और वो लार्ज फर्म की होती है। कि अगर कभी फर्ज किया कि स्लगिश पीरियड चल रहा है, ठीक है, जहां पर सेल ज्यादा नहीं हो रही, तो लार्ज फर्म को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, स्मॉल फर्म को नहीं होती क्योंकि उनका कोई फिक्स कॉस्ट या ओवरहेड इतनी ज्यादा नहीं होती।
लार्ज फर्म को प्रॉब्लम है कि इतने सारे वर्कर्स, उनको सैलरी देनी है, और इतना ह्यूज रेंट आपको पे करना है, वो चाहे बिल्डिंग का हो चाहे वेयर हाउस का हो। तो उस वजह से उनके लिए मुश्किल होता है, और उनकी फिर कॉस्ट जो है ना वो बढ़ती है, क्योंकि आप जो फिक्स कॉस्ट है ना उसको मैनेज नहीं कर सकते। या तो कैपेसिटी कम करते हैं फिर तो हो सकता है। तो स्टोरेज कॉस्ट जो है ना वो आपकी एवरेज कॉस्ट को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे लिखा है लार्ज फर्म बाय स्टॉक्स इन लार्ज क्वांटिटी एंड दे नीड अ लार्ज स्टोरेज एरिया which may increase the average cost of the firm। और मैं आगे यहाँ पे लिख रहा हूँ रीजन being it adds to the fixed cost of a business and cannot be reduced without reducing capacity। कैपेसिटी कम की बिल्डिंग है तो छोटी कर ले फिर तो हो सकता है, अदरवाइज आप इसको कम नहीं कर सकते, ये तो आपको रेंट पे करने करना अगर बिल्डिंग लीजिए तो मैंने बताया एवरेज कॉस्ट क्यों बढ़ेगी इस वजह से। तो कि आपकी आउटपुट नहीं हो रही उतनी, लेकिन आप बिल्डिंग का रेंट तो उतना ही दे रहे हैं ना, उससे तो फर्क नहीं पड़ा। So it adds to the fixed cost of a business and cannot be reduced without reducing the capacity of the business। ठीक है जी, ये भी हो गया। फिर गुड्स गेटिंग डैमेज्ड एंड आउट ऑफ डेट, जाहिर बात है जब आप इन्वेंट्री ज्यादा रखेंगे और वो भी ज्यादा देर तक पड़ी हुई है तो चांसेस हैं कि वो आउट ऑफ डेट हो जाए, खराब हो जाए, डैमेज हो जाए, तो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ जाएगी लार्ज फर्म को। छोटी फर्म को नहीं पड़ती क्योंकि उनके पास इतनी इन्वेंट्री होती नहीं है, जो होती भी है वो फटाफट बिक जाती है क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी में होती है। फिर मे नॉट गेट लार्ज अमाउंट ऑफ सुटेबल वर्कर्स, ये क्यों? क्योंकि लार्ज फर्म जो है ना वो जब बड़ी है तो वो अब इतने वर्कर्स होने चाहिए कि चलो शुरू में तो उनको अच्छे वर्कर मिल गए 10 15 20 25, अब जिसने 5,000 वर्कर रखने हैं तो उसको एवेंचुअली तो फिर वही वर्कर मिलेंगे जो उतने ज्यादा क्वालिफाइड या कैपेबल नहीं होंगे। तो ये एक और प्रॉब्लम इनको आता है, जिससे वो वर्कर्स या तो अप टू द मार्क काम नहीं करेंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी, या फिर आपको जो जो कॉम्पिटेंट वर्कर्स हैं उनको स्नैच करना पड़ेगा फ्रॉम अदर फर्म्स, और उसके लिए आपको अट्रैक्टिव सैलरीज और वेजेस देनी पड़ेगी जो कि आपकी एवरेज कॉस्ट को बढ़ा सकती है। तो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ कि एज अ रिजल्ट either as a result either incompetent workers will be hired that have lower productivity, ठीक है ना जी, that have lower productivity, or they have to hire incompetent की spelling competent incompetent, ये अच्छा, workers will be hired that have lower productivity, or they have to hire workers by paying them hire good workers from other firms भी लिख सकते हैं, या ये भी ठीक है चलिए, हायर गुड वर्कर्स बाय पेइंग देम हायर सैलरीज एंड वेजेस, जो कि आपके एवरेज कॉस्ट को बढ़ाएगी, क्योंकि वो पहले कहीं काम कर रहे होंगे, लिख सकता हूँ ना, हायर गुड वर्कर्स ऑलरेडी एम्प्लॉयड समवेयर बाय पेइंग देम हायर वेजेस। ये हो गया, आप भी साथ साथ लिख रही हो, क्या कर रही हो? जी सर, मैं साथ-साथ लिख रही हूँ। गुड। अच्छा, फिर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इन केस ऑफ मर्जर। अब ये भी कि अगर मर्जर हो रहा है ना तो दो फर्म्स मिल रही हैं तो उनका कल्चर, उनका वर्किंग स्टाइल, बैकग्राउंड वो डिफरेंट है, तो अब नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वर्क एज अ टीम। जब एज अ टीम काम करती है तो उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, डिसीजन जल्दी नहीं लिए जाते, तो उस वजह से आपकी जब प्रोडक्टिविटी कम होगी, प्रोडक्शन स्लो हो जाएगी, तो एवरेज कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि वर्कर्स अपने फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर पा रहे जस्ट बिकॉज दे आर वर्किंग विद दोज टीम मेंबर्स जिनके साथ उनकी बिल्कुल नहीं बनती, और who have come from different background और culture, और उनकी जो अप्रोच है टू वर्क इज entirely different। तो ऑफ कोर्स ये काम हो जाएगा फिर। अच्छा, ये भी आपको समझ आ गई। फिर अब ये लास्ट चीज जो इसमें रह गई थी, लंबा था चैप्टर, रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड प्रोडक्टिव स्केल।
प्रोडक्टिव स्केल मतलब स्केल ऑफ प्रोडक्शन, वो आपको पता है। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या लिखा है, एमसीक्यूज में आ जाता है, वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते। इंक्रीजिंग रिटर्न से मुराद है यहाँ पर आउटपुट, यानी कि हर दफा जब आप एक नया रिसोर्स लगाते हैं या वर्कर लगाते हैं तो वो पहले से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करके देता है। यानी कि अगर आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप आउटपुट को डबल कर दें, इनपुट को डबल कर दें, इनपुट मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल वगैरह, तो उससे आपकी आउटपुट डबल से भी ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब क्या है मुझे बताओ। इससे एवरेज कॉस्ट कम नहीं होगी? बताओ। देखो ना, आउटपुट, देखो मैं इसको समझा देता हूँ ना आपको, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके पास। अच्छा मैं ठहर जाओ, मैंने क्वेश्चन देखे हैं पास पेपर में, इसलिए हम इसको छोड़ नहीं सकते। हम कहते हैं जी, कुछ इस तरह का सीन है कि आपके पास लैंड, लेबर, हम ऐसे ले लेते हैं, चलिए यहाँ पर हम लेते हैं लैंड, ये हमारे पास आ गई लेबर, और यहाँ आ गया हमारे पास कैपिटल। ठीक है, तो लैंड हमारे पास था 100 एकड़ फर्ज किया, लेबर थी हमारे पास 500, कैपिटल था हमारे पास 10 फॉर एग्जाम्पल, और ये आगे हमारे पास, यहाँ पे हम बना लेते हैं आउटपुट, जो कि इन रिसोर्सेज को यूज करके बनाई जा रही है। ठीक है, तो क्या हुआ कि आउटपुट जो है ना वो है फर्ज किया 1000। तो अब ये हुआ कि लैंड जो है ना वो डबल हो गया, लेबर भी डबल हो गई, कैपिटल भी डबल हो गया, तो फैक्टर प्रोडक्शन डबल हो गया ना। तो सुनो ना, आउटपुट कितनी होनी चाहिए? सर 2000। 2000, वो हो गई 2500। दिस इज व्हाट वी कॉल इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, आई आर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इसका मतलब है हर दफा जो आप नया रिसोर्स लगा रहे हैं वो पहले से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करके दे रहा है, यानी कि प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है रिसोर्सेज की, तभी ऐसे होगा ना। अच्छा, इसी तरह अगर मैं ये कहता हूँ कि अब आपने और डबल कर दिया, 200 से 400 पे ले गए, और लेबर भी आप 200 पे ले गए, कैपिटल 40 डबल फिर कर दिया, तो और आपकी जो आउटपुट है ना वो होती है 5000। ये क्या हुआ? सर प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो गई। हाँ डिक्रीज तो हुई है। एक मिनट, वो किधर गया? अच्छा ठीक है, मुझे बताओ, प्रोडक्टिविटी तो डिक्रीज हुई है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन मुझे ये बताओ कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डबल हुए हैं यस सर, और आउटपुट, वो भी डबल हो गया। तो इसको बोलेंगे जितनी आप, जितनी क्वांटिटी रिसोर्सेज की आप बढ़ा रहे हैं उतनी आउटपुट भी बढ़ रही है। तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, यानी कि हर दफा जब आप नया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज करेंगे तो वो आपको उतनी ही आउटपुट प्रोड्यूस करके देगी जितना पहले प्रोड्यूस करके दे रहा था। तो इसमें प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही, हाँ ऊपर बढ़ रही थी। अच्छा नीचे अगर आ जाए और मजीद, तो अब आपकी और डबल कर दिया आपने लैंड को, वैसे डबल हमने डबल ले रहे हैं तो डबल ही करता जा रहा हूँ मैं, कम भी तो हो सकता है ना, जरूरी नहीं है कि फैक्टर परसेंट बढ़े ही, कम भी होते हैं। पर अभी तो हम रिटर्न टू स्केल की बात कर रहे हैं। लेबर 400 कर दी, कैपिटल 80 कर दिया, और आपकी जो आउटपुट थी वो हो गई 8000। ये क्या हुआ बताओ? सर आउटपुट डिक्रीज हो गया, प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज हो गई है। प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी, और बिल्कुल सही, यानी कि जितनी आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा कर रहे हैं उतना इजाफा आउटपुट की शक्ल में नहीं हो रहा। तो इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। डिमिनिशिंग मतलब हर नया जो फैक्टर आप लगा रहे हैं, लेबर या लैंड या कैपिटल, वो पहले से कम आउटपुट प्रोड्यूस करके दे रहा है, जिसकी वजह से इजाफा भी उतना नहीं हो रहा जितने के रिसोर्सेज लग रहे हैं। ये क्लियर हो गया ना आपको? भाई हमें असल में ए लेवल में और ये डिटेल में है, लेकिन ओ लेवल में बस इतना ही पता होना चाहिए। मैंने ये क्यों ऐड किया है, क्योंकि ये मैंने एमसीक्यूज में देखा है, तो मैंने कहा एमसीक्यूज में ना आपको आ जाए तो पता होना चाहिए। कोई क्वेश्चन है आपका?
नो सर। ओके, आगे ना, ये हमने चैप्टर पूरा कर लिया है। अगर हम आगे अब करते भी नहीं है, आगे हमारे पास 3.6 और 7 ये दो ही चैप्टर गालिबन रह गए हैं, और उसके बाद हम जो है ना वो मैक्रो पे चले जाएंगे। और ये जो कि कॉस्ट से रिलेटेड है थोड़ा, तो कोशिश तो करेंगे इसको जल्दी करने की। यहाँ पे 3.8 एक चैप्टर और भी है। अच्छा, तो सर मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर 8 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है और उसमें क्योंकि 3 पॉइंट्स आपने कहा था कि वेल डेवलप्ड होने चाहिए, तो अगर हमें डेवलपमेंट थोड़ी सी कम है तो फिर एक और पॉइंट ऐड कर देंगे तो वो मार्क्स मिल जाएंगे उसमें फिर भी? ये ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा इसमें। प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि वो तो फिर एग्जामिनर ने देखना है कि पॉइंट्स, उसने तो नंबर पॉइंट्स के नहीं देने ना, उसने तो नंबर देने एनालिसिस के। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एनालिसिस का मतलब ये है कि आप एक पॉइंट को कितना एक्सटेंड, उसकी डेवलपमेंट को कितना एक्सटेंड करते हैं। तो अगर आपने एक पॉइंट को कम एक्सटेंड किया है और उसके साथ एक और दूसरा पॉइंट लिख दिया है, तो फिर आपने क्या डेवलपमेंट एक्सटेंड की, ये बताओ। नो सर। वो तो आपने एक नॉलेज का पॉइंट और ऐड कर दिया। तो एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। एग्जामिनर क्या करेगा, वो सिर्फ और वो जो पहले पॉइंट शुरू के हैं उनको देख लेगा। हाँ, ये हो सकता है आपको लगे कि एक पॉइंट मुझसे अच्छे से डेवलप शायद नहीं हुआ, मैंने किया तो है लेकिन शायद ये उतना अच्छा डेवलप नहीं हुआ, तो मैं एक और लिख देती हूँ, शायद ये ज्यादा अच्छा डेवलप हो जाए। तो फिर एग्जामिनर उनमें से चूज कर लेगा कि ये ऑप्शन आपने जो कि पॉइंट ज्यादा अच्छा डेवलप किया, तो वो उसके नंबर दे देगा और पिछले वाले पॉइंट को छोड़ देगा। लेकिन अगर आप ये कह रही हो कि दोनों पॉइंट्स को मिला के नंबर दे देगा, तो इस तरह वो नहीं करेगा। ओके सर। तो इसलिए आपकी मर्जी है कि आपने दो फेवर में करने हैं या दो अगेंस्ट करने हैं, लेकिन कम से कम एक पॉइंट दूसरा होना लाजमी है, फेवर में या अगेंस्ट। हाँ, अगर आपका क्वेश्चन 6 नंबर का है और डिस्कस से शुरू होता है, ये नॉर्मली सेक्शन ए में होता है, 8 का नहीं है, 6 का है, ये होता है सेक्शन ए में, सेक्शन बी में नहीं होता, तो उसमें फिर आप एक फेवर में और एक अगेंस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि ये जो 8 नंबर का क्वेश्चन होता है या 6 नंबर का क्वेश्चन होता है, इसमें सिर्फ 2 नंबर नॉलेज के होते हैं। तो पॉइंट जितने ज्यादा भी कर लोगे, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं। समझ आ गई? जी सर। ओके, खुदा हाफिज।